पानी के लिए होगी जंग। देखिए मोदी की तैयारी, जल क्रांति, पानी पर कब्जा, देशों का गेम क्या है। पानी के लिए दुनिया भर में खेल हो रहे हैं। दुनिया भर के देश पानी के लिए कई तरह की क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं अपने यहाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पानी संचय और पानी के युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कोई भी युद्ध जीतना इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश ने शांति काल में युद्ध की कितनी मजबूत तैयारी की। अभी थोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए क्या कह रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं अपनी सेना के साथ पानी के युद्ध को जीतने के लिए। साथियों, जल संचयन के लिए आज हमें रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज और रिसाइकल के मंत्र पर बढ़ने की जरूरत है। यानी पानी तब बचेगा जब हम पानी का दुरुपयोग रोकेंगे, रिड्यूस करेंगे, जब हम पानी को रीयूज करेंगे, जब हम जल स्रोतों को रिचार्ज करेंगे और दूषित जल को रिसाइकल करेंगे। इसके लिए हमें नए तौर तरीकों को अपनाना होगा। हमें इनोवेटिव होना होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। हम सब जानते हैं कि हमारी पानी की जरूरतों का 80% हिस्सा खेती के कामों में आता है। इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में हमारी सरकार ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों को लगातार बढ़ा रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान, इनसे पानी की बचत भी हो रही है। कम पानी वाले इलाकों में किसानों की आय भी बढ़ रही है। सरकार दलहन, तिलहन और मिलेट जैसी कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को भी बढ़ावा दे रही है। कुछ राज्य जल संरक्षण के लिए वैकल्पिक फसलों पर किसानों को इंसेंटिव भी दे रहे हैं। मेरा आग्रह है, इन प्रयासों को और गति देने के लिए सभी राज्यों को साथ आना चाहिए, मिशन मोड में काम करना चाहिए। खेतों के पास तालाब, सरोवर बनाना, रिचार्ज वेल बनाना, हमें कई नई तकनीक के साथ ऐसे पारंपरिक ज्ञान को भी बढ़ावा देना होगा। पानी संचय के लिए आपने सदियों पुराने तालाब, नलकूप और भी पता नहीं क्या क्या देखे होंगे। नदियों का बाढ़ आना, कहीं भारी बारिश तो कहीं सूखा। भारत को चीन से आने वाले पानी से डर, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश को भारत से आने वाले पानी से डर है। कभी भारत में बाढ़ आ जाती है तो कभी पाकिस्तान में तो कभी बांग्लादेश में। ये तो सिर्फ हमारे और हमारे पड़ोसियों की हकीकत है। दुनिया भर में कई देश पानी को लेकर आमने सामने आ गए हैं कई बार। समुद्र में बसा मालदीव तो पानी के लिए भारत और चीन पर ही निर्भर है पूरी तरह से। 2050 तक भारत में पानी के स्रोत आधे रह जाने की उम्मीद है और इटालियन कंपनी बिसलेरी जैसी कितनी ही कंपनियों का राज होगा पानी के लिए भारत पर। खेती के लिए तो पानी की समस्या होगी ही। पीने के पानी के लिए गांव से लेकर शहर तक लोग खरीदने को मजबूर होने वाले हैं हर जगह। शहर में तो वैसे भी हम पानी खरीद कर ही पीते हैं। इजराइल जैसा देश जहां पानी ही नहीं है, उसने पानी के शुद्धिकरण और खेती में कम पानी की कई तकनीक इजाद की है। दुनिया भर में पानी का व्यापार करीब 42 लाख करोड़ रुपए का है। भारत पाकिस्तान जल युद्ध की संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत पाकिस्तान 6 नदियां शेयर करते हैं, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब और सिंधी। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने आरोप लगाया था, जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी पिछले साल, तो पाकिस्तान के लोगों का कहना था और पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे एक्सपर्ट का भी कहना था कि ये भारत की वजह से बाढ़ आई है। उनके पंजाब प्रांत में खास करके पूरी तरह से वो डूब गया था, बहुत बुरे हालात हो गए थे बाढ़ की वजह से। और वो इसलिए हुए हालात कि वहां ना तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बहुत कुछ ज्यादा है और ना ही वहां उन लोगों को मदद पहुंचाई गई। भारत में भी अभी देखिए बाढ़ आ रही है हर जगह। गुजरात से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भयानक बाढ़ आई है।
लेकिन वहां जितनी तेजी से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, भारतीय सेना ने जिस तरह से लोगों को वहां रसद सामग्री पहुंचाई है हेलीकॉप्टर के जरिए, वो अब बचा रहा है भारत के लोगों को, और वो बहुत बड़ी त्रासदी होने से बचा रहा है। अब देखिए बाढ़ के बाद होता क्या है कि बाढ़ के बाद लोगों को पानी और खाना नहीं मिलता, स्वच्छ पानी नहीं मिलने की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं भयानक तरीके से। तो स्वच्छ पानी वहां पहुंचाया जा रहा है हेलीकॉप्टर से, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, खेती सारी बर्बाद हो जाती है, और ये जो भारत पाकिस्तान के हिस्सा है ये पूरे खेती पर डिपेंड है ज्यादातर। तो पाकिस्तान ने भी भारत पर इसी तरह का आरोप लगाया, लेकिन वो उनकी अपनी खुद की समस्या थी कि अपनी समस्या को नहीं वो झेल पाए। अगर उनके यहाँ कोई त्रासदी आ जाती है तो उनके यहाँ बचाव कार्य की जो क्विक रैपिड एक्शन फोर्स है वो इतनी अच्छी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ अभी अपने केरल में देखा, वायनाड में जिस तरह का भूस्खलन हुआ और वहां बहुत तेजी से एकदम से सेना पहुंच गई और वहां बहुत तेजी से लोगों को बचाया गया। अब पहले हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता था, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, कोई वहां मदद के लिए नहीं पहुंचता है। तो ये समस्या उन देशों में है, हमारे देश में भी होती थी, लेकिन अभी क्विक एक्शन लिया जाता है। तो भारत पाकिस्तान जो 6 नदियां शेयर करते हैं, भारत से उनका जल पाकिस्तान को जाता है। अब भारत वो बांध बनाए हैं वहां पर। अब भारत सोचता है कि कितना पानी छोड़ा जाए, कितना नहीं छोड़ा जाए। हालांकि पानी को लेकर एक ट्रीटी बनी हुई है उन दोनों देशों में कि किस तरह से, और ये बताया जाता है कि कोई विपदा आने वाली है, अचानक से बहुत बाढ़ आने वाली है, तो वो अभी आंकड़े शेयर करते हैं एक दूसरे देशों के साथ, चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन क्या ऐसे समय में इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा जब आपस में दो देशों में युद्ध होगा, खास करके भारत और चीन को लेकर। भारत और चीन में दो साइड से हम नदियों को शेयर करते हैं। एक तो पूर्वी नदी है जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र चीन से निकलती है और पूरे 7 सिस्टर स्टेट जो है, हमारा जो पूर्वी भाग है भारत, वहां से निकलकर बांग्लादेश में जाती है। तो अगर देखिए, चीन ने हाइड्रोलॉजिक प्रोजेक्ट वहां बना रखा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब वहां से अगर बहुत बड़ी बाढ़ आती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है चीन में, तो वो पूरा पानी छोड़ देगा और भारत के जो पूर्वी हिस्से हैं वो पूरी तरह से डूब जाएंगे। ऐसे ही पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम वाले क्षेत्र से भी कुछ नदियां जो हैं वो चीन से निकल कर आती हैं, तो वहां भी खतरा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिससे पानी की वजह से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए ऐसा भी सामने आया कि जो बादल फटे उत्तराखंड में और ऊपर पहाड़ों पे, उन्हें कहा गया कि कभी कभी ये आरोप लगे कि वो चाइना भी कर सकता है, तो वो भी एक समस्या है। तो ये भी हमें सोचना होगा, इसके बारे में भी हमें तकनीक इजाद करनी होगी। अभी जो बांग्लादेश में बाढ़ आई हुई है, बांग्लादेश में बाढ़ आई हुई है, तो बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं, बांग्लादेश के जो तमाम भारत विरोधी हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जो बाढ़ आई है बांग्लादेश में, ये भारत की देन है, भारत ने अचानक से पानी छोड़ दिया इस वजह से, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि हिंदुओं पर अत्याचार हुए और भारत ने इसका बदला लेने के लिए पानी छोड़ दिया। तो ये देखिए एकदम से आरोप लगाने शुरू कर दिए, वहां की सरकार के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी साफ कहा। देखिए हमने पहले ही बांग्लादेश से सारे आंकड़े शेयर कर दिए थे कि क्या होने वाला है, कितना पानी छोड़ा जाने वाला है, और वहां भारी बारिश हुई है, भारी बारिश की वजह से ये खेल हुआ है। हमने तो बहुत ज्यादा पानी वहां से नहीं गया है और उस पानी से नहीं हुआ, लेकिन जो बारिश हुई है उसका पानी इतना आया है कि वहां बाढ़ आनी थी। तो अब कि ये कहना कि भारत ने ऐसा किया है, तो ये बड़ी अतिशयोक्ति होगी। लेकिन अगर जरूरत पड़ रही है तो कोई भी देश इसका यूज कर सकता है, दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह से यूज कर सकता है इसका, क्योंकि दुश्मन को कैसे ही भी हराना होता है। शाम दाम दंड भेद, जैसे बांग्लादेश में बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना को हटाया, पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर शाम दाम दंड भेद सारे अपना के, वैसे ही साम दाम दंड भेद अपनाए जाते हैं। और जो साम दाम दंड भेद नहीं अपनाता वो आगे रणनीति नहीं बना पाता, तो वो आगे नहीं जी पाता है। देखिए जैसे मुगलों ने धोखे से हमला करते थे मुगल आकर, और हमारे यहाँ जो थे वो बड़े युद्ध नीतियां थी, युद्ध नीतियां के तहत युद्ध होते थे, लेकिन वो तो कभी युद्ध नीतियों के तहत युद्ध करते ही नहीं थे। तो हमारे जो लोग थे वो हारते चले गए और कब्जा किया उन्होंने कई जगह, बहुत लोगों को मारा कई जगह जाके। तैमूर ने देखिए किस तरह से कहां तक सब कुछ बर्बाद कर दिया था, बाबर से लेके औरंगजेब से लेके इन लोगों ने कैसे बर्बाद किया था, कैसे लोगों का क्या क्या नहीं किया, इन लोगों ने सब कुछ किया जो ये कर सकते थे। तो उसी तरह से क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग थे वो बड़े शांति प्रिय लोग हैं, और वो युद्ध की भी एक नीति होती थी, युद्ध भी हमारे यहाँ लड़े जाते हैं, तो वो जहाँ जनता रहती है वहां से अलग होते हैं, युद्ध के मैदान होते हैं, मैदानों में युद्ध लड़े जाते हैं। इनकी तरह नहीं जैसे तैमूर ने आके वहां से वहां तक और सारे गांवों में कत्लेआम मचा दिया था, तो ऐसे नहीं होता था हमारे यहाँ। और लेकिन इसकी वजह से ऐसे नहीं हुआ, तो इसकी वजह से हम हारते चले गए,
क्योंकि उनकी कोई नीति नहीं थी। हमारी नीति थी युद्ध नीति, हमेशा से युद्ध नीति चली आई थी। लेकिन अब ये बदल रहे हैं, जब दुश्मन हमारा जिस तरह से बदल रहा है नीति को, तो हमें बदलनी पड़ती है। और उस युद्ध नीति को बदलने का उन्होंने जो सीखा, तो शिवाजी महाराज की जो सेना थी उन्होंने इस युद्ध नीति को सीखा और उन्होंने औरंगजेब को कैसे खत्म किया वो आप सबने देखा कि कैसे उन्होंने औरंगजेब की बहुत बड़ी सेना को और उन पहाड़ों में घेर के मार दिया पत्थरों से ही। तो ये युद्ध नीति सीखनी पड़ती है, ये युद्ध नीति बनानी पड़ती है। अब भारत को पानी की युद्ध नीति, कि पानी को लेकर युद्ध होगा तो उसकी युद्ध नीति बनाई जाएगी और बनानी पड़ रही है। तो अब ये बहुत सारी तैयारियां हैं, चाहे पानी का संचय हो जिसे हम कंजर्वेशन कहते हैं वो हो, वर्षा के पानी का रिजर्वेशन हो, तमाम चीजें हैं। पानी का व्यवसाय जो हो गया है ये बहुत बड़ा खतरा है। हमारे यहाँ बिस्लरी जो है इटली की कंपनी है, बिस्लरी वहां से आई और यहाँ देखिए पहले लोग हंसते थे कि अरे कौन पानी खरीदेगा, कौन बचेगा, लेकिन आज गाँवों में भी पानी खरीद के पिया जा रहा है। क्यों? मजबूरी है, क्योंकि पानी इतना पॉल्यूटेड हो गया है जिसका कोई जवाब नहीं। ये कहते हैं कि हमारा पानी शुद्ध है, हालांकि जो ऐसे जगह हैं जैसे गंगा के तराई के क्षेत्र हैं वहाँ का पानी बड़ा शुद्ध है। अभी भी हमारा गाँव ऐसी जगह पड़ता है। हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ऐसी जगह से वहाँ पहुँचे जहाँ बहुत भयानक, हम उस जगह से पहुँचे हुए हैं जहाँ बहुत भयानक अकाल पड़ा था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने पानी के पास में जाके, जहाँ गंगा जी का तट था, वहाँ जाके अपने लोगों को बसाया और वहाँ जाके लोग रहे। तो ये बड़ा ज़रूरी है, पानी के पास जाके रहते हैं तो पानी के पास लोगों को सब कुछ मिल जाता है, भोजन से लेके व्यवसाय से लेके सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो पानी के पास रहना बड़ा ज़रूरी होता है, इसीलिए पुराने लोग भी पानी के पास ज़्यादा रहते थे। तो पानी के पास उनको हर चीज़ मिल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है भोजन, और भोजन के लिए ही ये लड़ाई चल रही है अब पानी की। आज पानी का जो व्यवसाय है 42 लाख करोड़ रुपए का हो गया है और ये व्यवसाय बहुत तेजी से फल फूल रहा है दुनिया भर में, क्योंकि भारत में तो फिर भी कम है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से भारत में पानी की खपत भी उन देशों के बराबर ही होती है। लेकिन जो यूरोप के देश हैं, अमेरिका के जो देश हैं, वो तो डिब्बा बंद यानी बॉटल बंद पानी को ही पीते हैं, पैक्ड पानी को ही पीते हैं ज़्यादातर, उनके पास उस तरह का पानी नहीं बचा है। हमारे यहाँ भी जल स्तर बहुत नीचे घट गया है। दोस्तों मैं अपने क्षेत्र का बताता हूँ। हमारे क्षेत्र में एक 20 फीट का पाइप गाड़ा और 20 फीट का बोरिंग किया और 20 फीट के बोरिंग करके या पाइप लगा के उसको, और वहाँ से नल लगा के कहीं भी हम पानी निकाल लेते थे। और कहीं भी खेतों में इसी तरह से एक इंजन चलाया और पाइप लगाया पीछे से, और 20 फीट का वो पाइप डाल दिया जाता था बोरिंग करके, और उससे पानी निकल आता था। लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब पिछले 10 सालों में वाटर लेवल 200 से 300 फीट नीचे चला गया है। तो अब 200 फीट से 300 फीट तक कराना पड़ रहा है बोरिंग, जो किसानों को है उसमें बहुत पैसा लग रहा है। वाटर लेवल बहुत नीचे पहुंच गया। वाटर लेवल नीचे पहुंचने की कई सारी वजह भी हुई है कि हम वाटर लेवल का कि हम पानी का कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं। जो ये बारिश का जो पानी आता है, बारिश का पानी, बारिश होती है और बहकर नदियों के रास्ते एकदम से गंगा जी में या दूसरी नदियों में चला जाता है और वो पूरा समुद्र में चला जाता है। तो हमारे यहाँ पानी रुक नहीं रहा है, कंजर्व नहीं हो रहा है, पृथ्वी में जा नहीं रहा है। तो उसकी वजह से वाटर लेवल ऊपर नहीं आता है। तो वाटर लेवल जब ऊपर नहीं आता है तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा और पानी हम बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे जो क्षेत्र हैं, यहाँ गन्ना की फसल और धान की फसल बहुत ज़्यादा होती है। इन दोनों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ वाटर लेवल बहुत ऊपर था, क्योंकि यहाँ 2 नदियाँ बहती हैं, गंगा और यमुना। गंगा और यमुना की वजह से ये क्षेत्र बहुत संपन्न क्षेत्र है, बड़ा संपन्न क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे उत्तर प्रदेश से बहुत आगे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी इतनी अच्छी होती है, वो बहुत संपन्न है, इसलिए खेती बाड़ी अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ वाटर लेवल बहुत ऊपर था। लेकिन अब नीचे जाने लगा है वहाँ भी, तो पानी की समस्या होने लगी है। और वहाँ पानी इतना अच्छा था, इतना प्योर मीठा पानी मिलता है जिसका कोई जवाब ना। तो अभी लेकिन वो पानी भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो वो पानी को हम ऐसे ही पीते थे वहाँ, हमने कभी अलग पानी नहीं पिया। हमारे यहाँ जो बोरिंग होता है, नल होता है, उसी का पानी हमेशा पिया जाता है, अभी भी वही है, तो अभी भी वही पिया जाता है। लेकिन अभी जो ऊपर के जो नल हैं उनमें इन्फेक्टेड यानी पॉल्यूटेड पानी आने लगा है, जो ज़्यादा गहराई पर नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वहाँ जो हम कहते हैं ना गाँवों में कि सरकारी नल लगा दिए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा गहराई में लगाएं, तो उनसे लोग पानी पीना शुरू कर रहे हैं। तो वहाँ भी वो भी एक थोड़ा अच्छा जरिया है। लेकिन उन क्षेत्रों में भी जो ऊपर उथले नल लगे हुए हैं, वहाँ ऊपर का जो पॉल्यूशन है वो पानी के सहारे लोगों के पेट में जा रहा है, और उसकी वजह से कई बीमारियां हो रही हैं, किडनी से लेके लीवर से लेके बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब देखिए समुद्र में जल स्तर कैसे
बढ़ रहा है। समुद्र में जल स्तर इसलिए बढ़ रहा है कि जो आर्कटिका और अंटार्कटिका का जो बर्फ है वो लगातार पिघल रहा है। आर्कटिका और अंटार्कटिका के बर्फ के पिघलने की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो जो समुद्र में देश हैं, जो समुद्र के किनारे देश हैं, जैसे हमारा, जैसे अभी आप कह लो कि मुंबई है, लंदन, पेरिस और जो बहुत सारे कोपनहेगन की हम बात करते हैं तो कोपनहेगन एक तरह से समुद्र में समा गया है ना। और बहुत सारे जैसे हमारे यहाँ और भी कई जो द्वीप हैं, जैसे श्रीलंका जैसे देश हैं, इंडोनेशिया और ये मलेशिया, ब्रुनई, ये क्या है, ये समुद्र में ही है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये जो तमाम देश हैं, ये सारे समुद्र में समा जाएंगे अगर ऐसे ही जल स्तर बढ़ता रहा तो। अगले हो सकता है कि 2050 तक बहुत बुरे हालात हों, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जल स्तर बढ़ने की वजह से यही हो रहा है कि बर्फ पिघल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ने के लिए हमें रोकना होगा। इसके लिए सबसे बड़ी समस्या आएगी पानी को लेकर के। तो पानी के लिए कभी भी युद्ध हो सकता है। अब सोचिए अगर आपके पास पानी नहीं है तो क्या होगा। देखिए, पूरे बॉडी के लिए पानी की ज़रूरत होती है, हर चीज़ को पानी की ज़रूरत होती है। अगर पानी नहीं है तो जंगली जीव भी मर जाते हैं। आपने देखा कि सूखा जब पड़ता है तो जो जंगल में जीव रहते हैं तो उनके लिए पानी भेजा जाता है। बहुत सारी जगह अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ आई कि वहाँ इतना भयानक सूखा पड़ा और वहाँ के जो जंगली जानवर थे वो सब खत्म हो गए, ऐसे ही मर गए बेचारे, क्योंकि पानी नहीं मिला। पानी की वजह से तो इंसान को भी पानी अगर नहीं मिलेगा 2-4 घंटे तो वो भी बहुत ज़्यादा समय नहीं जी पाता है। तो पानी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, पानी हमेशा सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए पानी का संचय करना बहुत ज़रूरी है। और पानी को संचय करने के लिए तमाम देश अपने यहाँ अलग अलग टेक्निक का यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी भारत के प्रधानमंत्री ने अलग अलग टेक्नोलॉजी के यूज करने के लिए बहुत सारी बातें कही हैं। अब देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जब हम एग्जाम्पल देते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस लिए संपन्न है कि वहाँ खेती बाड़ी जो है वो बहुत शानदार होती है। और वहाँ के आपको ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को छोड़ के आपको दिल्ली में मजदूर नहीं मिलेंगे। जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही मिलेंगे, जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो प्रोफेशनल कुछ अपने कोर्सेज किए हैं उन्होंने और वो अपनी फिर खेती बाड़ी छोड़ के आ गए हैं। तो वो ऐसे लोग जरूर मिलेंगे दिल्ली में। नौकर वो मिलेंगे जो कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनके पास कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, कुछ लोग हैं ऐसे और वो बहुत ज़्यादा उनके घर में जनसंख्या बहुत हो गई है, इसकी वजह से वो दिल्ली में आ गए हैं, चाहे मजदूरी कर रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और ज़्यादा लोग ऐसे आपको मजदूर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वहाँ खेती बहुत संपन्न है और संपन्न खेती की वजह से वहाँ लोगों के पास पैसा है। आपने देखा कि संपन्नता कितनी है, तो वो जब पैसा होता है लोगों के पास तो वो बहुत ज़्यादा मजदूरी करने नहीं जाते हैं कहीं। अरे मैं अपने परिवार की कहता हूँ, मेरे परिवार ने आज तक कहीं भी नौकरी नहीं की है, कि आज तक का रिकॉर्ड है। मैं एक बंदा ऐसा आ गया परिवार से निकल के जो आ गया कि भाई चलो कुछ करना है, तो ये तमाम चीज़ें रहीं। तो देखिए, वही है कि अगर पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो खाद्यान्न की समस्या पैदा होगी, खाद्यान्न नहीं होगा तो लोग भूखे मरेंगे। और हमारे यहाँ लोग भूखे मरते थे पहले। आप सबको याद होगा कि किस तरह से हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने हरित क्रांति की घोषणा की थी, क्योंकि अमेरिका ने अन्न देना बंद कर दिया था, गेहूँ देना बंद कर दिया था। हमें जब भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो अमेरिका हमेशा धोखा देता है, तो उस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। वो पाकिस्तान के लिए हमेशा धोखा दे देगा, कभी भी धोखा दे देगा और देता रहा है। तो अन्न जब नहीं होगा तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खुद अपने बच्चों को एक दिन का व्रत रखने के लिए अपनी पत्नी से बोला था। और उन्होंने खुद अपने जो लॉन है, प्रधानमंत्री का लॉन, वहाँ हल बैल मंगाकर वहाँ उसे खुद जोता और अन्न उगाने के लिए कहा। तो लोगों को जागरूक किया कि भाई आप अन्न उगाओ, हमारे यहाँ ज़मीन तो बहुत है। तो उन्होंने अन्न उगाया। अन्न इसलिए उगाया तो तब हमारे यहाँ केवल मौसम की हिसाब से फसलें होती थी, सिंचाई का कोई साधन नहीं था। कुछ जगह रहट वाले कुएं होते थे, रहट वाले कुएं आप सबने देखे होंगे, वो होते थे। हालांकि जो राजस्थान जैसे जो जगह है, राजस्थान में तो बहुत अलग तरह के बहुत गहरे कुएं होते हैं, वो अलग तरह के होते हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गहराई में पानी नहीं था, तो वहाँ रहट के कुएं होते थे। बाद में रहट के कुएं से सिंचाई होने लगी, कुएं भी बहुत कम होते थे। बाद में इंजन आ गए और फिर बाद में बिजली के ये नलकूप लगने लगे, तो खेती बाड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी। और हरित क्रांति का ये जलवा हुआ कि भारत अन्न के रूप में इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन इजराइल जैसे जो देश हैं दोस्तों, वहाँ पानी है नहीं बिल्कुल भी। और वहाँ पानी ना होने की वजह से वहाँ वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। उन्होंने तकनीक ईजाद की है, उन्होंने ऐसी तकनीक ईजाद की है कि वो अपना जो सब्जी अन्न उगाते हैं वो टिप टिप वाली तकनीक से वहाँ उगाते हैं। मतलब बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और उस पानी से वहाँ अन्न उगाते हैं। और जो समुद्र का जो पानी है, उस समुद्र को
के पानी को प्योरीफाई करना उनके पास टेक्निक आ गई है। उन्होंने अभी हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अपनी टेक्निक लगाने की बात की। आप सबको याद होगा, जब जब अभी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए तो अंडमान निकोबार द्वीप में हमारे प्रधानमंत्री गए, तो वहाँ इसराइल ने खुद पानी की प्योरीफिकेशन की तकनीक भारत को दी और वहाँ पानी के प्योरीफिकेशन की बात वहाँ हुई। तो पानी का प्योरीफिकेशन वहीं समुद्र से होगा और पीने की जो पानी की समस्या है वो वहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो हम वहाँ कई सारे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप में। एक निकोबार प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। तो वो निकोबार प्रोजेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वो भी है। तो पानी की समस्या दोस्तों बहुत ज़्यादा है, तो हमें सोचना होगा। देखिए, ये छोटे छोटे हमारे यहाँ पानी का कंजर्वेशन करने के लिए पुरानी तकनीकें रही हैं बहुत। बावली जो बनी हुई होती थी वो बहुत पुराने वक्त से ही हमारे यहाँ रही है। हमारे जो राजा महाराजा होते थे वो बावली बनवाते थे और उसकी तकनीक ऐसी होती थी कि वो उससे हम पानी की समस्या से बचते थे। तो ये इससे क्या होता था कि इससे पानी का जो वाटर लेवल भी था वो भी बना रहता था। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें अभी भी सोचना होगा और अभी भी ऐसे तैयारी करनी होगी। आज हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हमारे यहाँ तालाब ख़त्म कर दिए गए इन टेक्नोलॉजी ने। तालाब गाँव में होता था तो तालाब में ही वो तमाम पशु जो पशु जानवर सभी थे वहाँ वो पानी पीते थे और उससे क्या होता था कि वो वाटर लेवल भी बनाए रखता था वहाँ आसपास के क्षेत्र का वो तालाब। और उस तालाब में जो गांव का जो पानी था पूरा उस तालाब में चला जाता था और वो तालाब उससे भर जाता था। तो उस तालाब में, लेकिन अब वो तालाब भी ख़त्म कर दिए गए बहुत सारी चीज़ों को ला कर, तो वहाँ भी पटा दिया गया और वहाँ भी सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। तो हमें फिर से ऐसी चीज़ें सोचनी होंगी और फिर से करना होगा। तो ये हमारे देश के लिए बड़ा ज़रूरी है। पानी का युद्ध होता है, तो पानी के युद्ध को जीतने के लिए हर देश अपना संघर्ष कर रहा है। भारत भी अपना संघर्ष कर रहा है। आप लोगों का क्या कहना है, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।